Now, student, dual nature. पहले आप लोग बताओ, क्या समझते हो इस चैप्टर से? दो नेचर। दो नेचर, वेरी गुड। और how the solid objects or the matter exhibits nature of waves and wave exhibit the particle nature. okay. Now, dual nature, that is two natures, two behaviors. किसके दो बिहेवियर? रेडिएशन और मैटर के। ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? बेटा व्हाट इज मैटर? बेटा व्हाट इज मैटर? थिंग मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, एनीथिंग which has mass and occupy volume, है ना? दैट इज मैटर। अब हम मैटर कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? मैटर बेटा हमारे पास मैटर कितने टाइप के हैं? अरे बोलो। सॉलिड, लिक्विड, Liquid gas. Solid, liquid, gas. और भी दो होते हैं। एक प्लाज्मा भी होता है। So Very good. Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. वेरी गुड। लेकिन हम लोग अपनी स्टडीज को सिर्फ इन तीनों के लिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हमारी बुक्स में यही दे रखे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है। अच्छा, हम दो बिहेवियर्स पे बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। टू बिहेवियर्स। वो कौन से दो बिहेवियर होते हैं? Particle nature and wave वेव nature. नेचर और पार्टिकल नेचर। हाँ सर, ये दो नाम तो हमने सुने सुने हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। हाँ सर, ये दो नाम तो सुने सुने लग रहे हैं। मुझे बताओ, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर से समझते क्या हैं हम? होता क्या है पार्टिकल नेचर? सर पार्टिकल्स में ऐसा होता है कि जब कोई दो पार्टिकल्स टकराते हैं तो फिर वो मतलब वो पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो फिर ये जो नेचर दिखाता है जो भी ऑब्जेक्ट या फिर वेव, वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट कर रही है। और वेव्स डीलोकलाइज हो सकती हैं और एक जगह पे दो वेव्स प्रेजेंट हो सकती है, तो ये वेव नेचर होता है। चलो, बहुत कुछ कुछ भारी भारी वर्ड भी यूज किए। पहली क्लास में मैं इतने कभी भारी वर्ड किसी बच्चे के साथ यूज नहीं करता। चलो देखते हैं। अच्छा, मेरा नटशेल ये था, जब आप बता रहे थे पार्टिकल नेचर तो आपने एक वर्ड यूज किया था, पोजीशन, है ना? आपने ये वर्ड यूज किया था, पोजीशन। तो क्या पार्टिकल नेचर पोजीशन से रिलेटेड होता है? कुछ ऐसा है? समथिंग रिलेटेड टू पोजीशन? यस सर, हाँ, पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड। राइट। अच्छा, लोकलाइज का मतलब भी बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। ये हमने क्लास 11th में वेक्टर्स के टॉपिक में पढ़ा था। लोकलाइज का मतलब होता है जब आप किसी एक बॉडी को किसी एक गिवन प्लेन में लोकेट कर सकते हैं, उसकी लोकेशन बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट या एंगल। ठीक है।
तो पार्टिकल नेचर से हम समझते क्या हैं बच्चों? मान लो ये आप हो, अगर मैं कहूं कि आप इस ओरिजिन से कितनी दूरी पे खड़े हो? सर मैं ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हाँ सर, तो आपने मुझे लोकेट कर लिया। जब आप किसी बॉडी को लोकेट करते हो उसे पार्टिकल बिहेवियर कहते हैं। पार्टिकल बिहेवियर का मतलब किसी बॉडी को लोकेट करना इन अ गिवन प्लेन, उसे पार्टिकल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है सर, ओके। वेव बिहेवियर बोलो बच्चों, व्हाट इज वेव? अभी मैं इससे पहले 11th वालों को वेव ही पढ़ा रहा था। व्हाट इज अ वेव? वाइब्रेशन, जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। वेव, वेरी गुड। फ्लो ऑफ एनर्जी, when particles are disturbed. Flow of energy when particles are disturbed, this is called wave. सर तो वेव का मतलब समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी है? हाँ सर, यस सर, समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी है। और पार्टिकल का बिहेवियर का मतलब समथिंग रिलेटेड टू पोजीशन है। हाँ सर, तो इस चैप्टर में हमें दोनों चीजें पढ़नी है, पार्टिकल नेचर भी पढ़ना है और वेव नेचर भी पढ़ना है। मतलब पार्टिकल को लोकेट करना भी पढ़ना है और उसकी एनर्जी भी पढ़नी है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? सर यस सर। हाँ जी बताइए। सर वेव नेचर में भी तो हम पोजीशन बोलेंगे ना, क्योंकि नहीं, पोजीशन वेव तो उसमें भी चेंज होती है। पोजीशन किसकी? पार्टिकल की? यस सर, पार्टिकल्स नहीं की। बेटा, अरे बेटा रुक जा। वेव का करेक्टरिस्टिक ही कहता है। स्टूडेंट, पहली चीज, जिनको वेव चैप्टर में अगर प्रॉब्लम हो दे कैन ज्वाइन 11th क्लासेस। आपके पास वेव का करेक्टरिस्टिक ही कहता है कि पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। आपके पास सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे वो वाइब्रेट करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, डिस्प्लेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपके पास वेव के अंदर पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते, उनकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। पार्टिकल बिहेवियर में आप उसकी पोजीशन लोकेट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या होता है? सर एक एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकते हम पार्टिकल की सेम टाइम पे। पोजीशन और मोमेंटम में से कोई? हाँ हाँ जी सर, एक टाइम पे नहीं बता सकते। करेक्ट। बेटा अगर आप मोमेंटम को ध्यान से सोचो, थोड़ा सा ध्यान से सोचे, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है p²/2m। यस सर, तो क्या मोमेंटम सीधा सीधा एनर्जी से रिलेटेड है? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। तो क्या हैसेनबर्ग यही तो कहते हैं कि आप वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक साथ नहीं बता सकते? अगर आप पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब करते हैं, देयर विल बी अ ह्यूज एरर इन वेव नेचर एंड वाइस वर्सा, है ना? लेकिन यस सर। एग्जिस्ट तो दोनों करते हैं ना, पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है और वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है। सर एग्जिस्ट तो दोनों ही करते हैं। हाँ ये बात अलग है कि हम एक टाइम पे एक ही बिहेवियर बता सकते हैं, दैट्स ट्रू, पर सर एग्जिस्ट तो दोनों ही करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को दो हिस्सों में पढ़ा जाता है। ड्यूल नेचर वाले चैप्टर को दो हिस्सों में पढ़ा जाता है। चैप्टर का पहला हिस्सा है पार्टिकल बिहेवियर। जब हम पार्टिकल बिहेवियर पे बात कर रहे होंगे तब हम सिर्फ पार्टिकल की पोजीशन की रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एनर्जीज रिस्पेक्ट्स। और चैप्टर का दूसरा हिस्सा है वेव बिहेवियर, जहां पे हम पार्टिकल बिहेवियर पे बात नहीं कर सकते। तो समझ आया इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में क्यों पढ़ेंगे अलग अलग? सर लेकिन वैसे पार्टिकल नेचर में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अगर कोई भी बॉडी इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पास एनर्जी डेफिनेटली है, बिना एनर्जी के पार्टिकल हो ही नहीं सकता। लेकिन इस चैप्टर में नहीं हम पढ़ेंगे इस बारे में। नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, जब हम वेव नेचर पढ़ेंगे। ठीक है सर।
स्टूडेंट, तो इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर। तो आज हम कौन सा पार्ट शुरू करने वाले हैं? पार्टिकल। पार्टिकल बिहेवियर। तो पहले जो अच्छा लगता है नोट डाउन कर लो, फिर हम चैप्टर के पहले पार्ट पे आते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस या मैटर। जी सर कर लिया ओके ना? सर, नोट। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। सर 2 मिनट। ओके, चलिए क्या मैं बोर्ड इरेज कर दूं? ना स्टूडेंट ध्यान से सुनते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। अब बेटा पार्टिकल नेचर हमें समझ आता है क्या? व्हाट इज पार्टिकल नेचर? यस जहां सर। पे हम बॉडी, यस, जहां पे हम बॉडी के लोकेट करेंगे, गिवन पार्टिकल्स को लोकेट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ये, हम लोग ना अपनी स्टडीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सिर्फ लाइट की रिस्पेक्ट में। ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ड्यूल नेचर जितना अभी हम पढ़ रहे हैं बस इतना ही है ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर बहुत सारा है, इस जो हम पढ़ रहे हैं उससे तो कहीं ज्यादा है ड्यूल नेचर। हम लोग सिर्फ लाइट को स्टडी करेंगे और लाइट के भी कुछ बिहेवियर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ही स्टडी करेंगे, सारे तो वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, सर, अब बोलो। इस चैप्टर में से कोई डिलीटेड है क्या? बेटा लास्ट वाला पार्ट है, डेविसन एंड जर्बर जब आएंगे तब उस पर बात करेंगे। ओके सर। अभी तो आज तो मैं चैप्टर पढ़ा ही नहीं रहा। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ आज चैप्टर? आज तो सिर्फ हम ऐसे ही मजे करेंगे। स्टूडेंट, ये मान लो मेटल है। जिस दिन मेरी पहली क्लास होती है चैप्टर की, उस दिन मैं चैप्टर पढ़ाता ही नहीं। उस दिन तो हम सर मजे करते हैं, मजे करेंगे आज हम। तो आज कोई डिलीटेड डिलीटेड की बात नहीं, चैप्टर कब खत्म होगा, चैप्टर में क्या है, कुछ नहीं बात है। मेटल क्या होता है? व्हाट इज मेटल? बोलो। सॉलिड। अरे वाह, सॉलिड, उसे मेटल कहते हैं। जो भी सॉलिड है वो मेटल है। which प्लास्टिक can भी मेटल है। conduct something which can conduct type of element which can conduct heat and electricity. वैसे कौन था सॉलिड वाला? चलो छोड़ो, नाम मत बताओ यार। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिल से आवाज निकली थी जो भी बच्चा था। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, है ना? अब मेटल अपने अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट कैसे पास होने देता है? नॉन मेटल्स, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्यों नहीं होने देते? सर सर इसके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज होते उसके हैं। पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड, मेटल्स के पास हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स जो किसी बॉन्डेड नहीं है। पर्टिकुलर एटम से बॉन्डेड नहीं होते और, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में घूम रहे होते हैं।
यार बिल्कुल एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ, क्योंकि आज मैं बहुत टेक्निकल वर्ड, आपके पास मेटल का पार्ट नहीं है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोडियम है वो Na+ हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बड़ी जल्दी ऐसे। हाँ सर, तो ये कौन सा वाला इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज किया है? सारे इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस वैलेंस। इलेक्ट्रॉन। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम फोर्स लग रहा होता है। सर मेटल्स के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से लूज हो जाते हैं। अच्छा, अपने आप लूज हो जाते हैं? पड़े पड़े? नहीं सर, एक्साइट होंगे तो। सर अपने आप थोड़ी लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती होगी, है ना? हाँ जी सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन को, अच्छा मैं यहाँ पे दो वर्ड्स यूज करूं, एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, क्या दोनों में फर्क पता है हमें केमिस्ट्री का? सर एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन आगे वाले ऑर्बिटल में चला जाता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी से मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होता, वो एटम से सेपरेट हो जाता है। आयनाइजेशन इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। स्टूडेंट, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल तक इलेक्ट्रॉन का चले जाना, और आयनाइजेशन का मतलब होता है कि इस एटम से इलेक्ट्रॉन का बाहर ही निकल जाना। दोनों में फर्क है ना? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। राइट। तो जब मैं आपसे वर्ड करूं आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के ही बाहर निकल गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एल्यूमिनियम मान लो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पूल पड़ा है। पूल मतलब बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। ये कौन से, कोई भी मान लेते हैं, एल्यूमिनियम की प्लेट मान लेते हैं, तो एल्यूमिनियम की प्लेट को हमने थोड़ी सी एनर्जी दी होगी, ये हो सकता है एनवायरनमेंट से एनर्जी ली हो या कहीं से भी आई हो उसके पास। अपने आप कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, इसको लूज करने की एनर्जी दी जाती है, तभी ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? हवा में। कहाँ है ये इलेक्ट्रॉन? कहाँ है बेटा ये इलेक्ट्रॉन? एल्यूमिनियम की सर शीट थी, सराउंडिंग में है। इंटरस्टिशियल साइड्स में। ये क्या होता है? सर जो वर्ड्स होते हैं वहां पे। एटम्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस। तो एटम के अंदर ही है ये? नहीं, एटम्स के बीच मतलब जैसे एटम्स। थोड़े एटम्स अरेंज है तो उनके बीच में जो स्पेस बचेगी उसमें। अच्छा, तो जैसे ये बहुत सारे एल्युमिनियम के एटम्स हों, मान लो ये एल्युमिनियम का ये एटम है, सर ये एल्युमिनियम का दूसरा एटम है, सर ये एल्युमिनियम का तीसरा एटम है, सर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं इन जगहों पे? यस सर। हाँ जी सर। तो ये हवा में नहीं, तो ये हवा में नहीं आए, बाहर नहीं आए? सर हवा भी तो एटम्स की होती है। अरे मैं कह रहा हूँ एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन इस शीट को छोड़ के हवा में नहीं आए, या शीट पे ही है? शीट सर में। फिर चार्ज मेंटेन करने के लिए उसमें ही रहता है। तो शीट पे ही है कि शीट से छोड़ के बाहर आ गए? मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। शीट में ही है। शीट पे ही है। शीट पे ही है, अच्छा। मतलब थोड़ी सी एनर्जी दी होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आए होंगे, लेकिन रहे वो शीट पे ही, तो शीट को छोड़ के बाहर क्यों नहीं आए?
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। नहीं, नेट उनको चार्ज इलेक्ट्रॉन, मेंटेन करने। क्यों इलेक्ट्रॉन को कैसे सपने आ रहे हैं कि मुझे को तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहनी है? क्यों भाई, क्यों रहनी है? इलेक्ट्रॉन को कैसे पता कि उसको न्यूट्रल बने रहना है? सर अभी भी मतलब फोर्स कम है, लेकिन अभी भी जो अंदर एल्यूमिनियम के एटम्स है वो थोड़ी बहुत अट्रैक्ट कर ही रहे हैं उसे, जिस पहले कारण मुझे वो बताओ, बाहर जा ही नहीं पा रहे। एल्यूमिनियम के एटम अट्रैक्ट कर रहे हैं या एल्यूमिनियम के आयंस अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को? आयंस। आयंस आयंस। आयंस एटम्स तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे ना सर। एल्यूमिनियम का आयन ये है, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, इलेक्ट्रॉन यहां थे और यहां पे बच गया एल्यूमिनियम के 3+ आयन। 3+ आयन, बेटा आयन बचे ना, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ सर, आयंस। और आयंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से ये शीट को छोड़ के बाहर नहीं जा पा रहे। क्या तुम्हें मेरी थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही है कि मेटल्स क्या होते हैं? सर मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होती है, और अगर आप उनको थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन ये रहेंगे शीट के ऊपर ही। सर ये रहते शीट के ऊपर ही है, क्योंकि आयंस आज भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आएंगे बाहर। सर आ जाएंगे। सर एक्सेस हीट देने पे आ सकते हैं। अपने आप आ जाएंगे या मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी? बाहर से हमें एनर्जी देनी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी सर, तभी बाहर आएंगे, ऐसे थोड़ी बाहर आ जाएंगे। सर कोई भी पार्टिकल मोशन में आ ही नहीं सकता जब तक आपके एक्सटर्नल एफर्ट ना हो। प्रकृति, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कहानी समझ आ रही है पूरी? Yes, sir. अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी बाहर आएंगे। कितनी देनी पड़ेगी? इतनी सी तो चलेगा। कितनी एनर्जी दी? आयनाइजेशन। अरे आयनाइजेशन दी थी, उससे तो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए थे। सर वो मेटल पर डिपेंड करता है कौन सा मेटल का यूज हो रहा है। हर अच्छा चलो, पर्टिकुलर मतलब जैसे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो फिर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सम आयनाइजेशन थेरेपी लगेगी, दूसरे के लिए जितनी पहले के लिए लगी थी उससे भी ज्यादा लगेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। ओके। चलो, बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल सी बातें हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेसिक में बात करेंगे आज हम। फिर से सुनते हैं, हम मेटल्स को ही क्यों डील कर रहे हैं? वी आर नॉट डीलिंग अबाउट नॉन मेटल्स, क्योंकि सर मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी कम होती है, आप उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। अच्छा सर, सब बाहर आ जाते हैं, तो फिर ये हवा में क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि सर जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो आयंस बने, और सर जब आयंस बने तो आज भी ये पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसलिए ये सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं आ पाते हैं सर। तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे सर, आ तो जाएंगे, उसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी सर? ये डिपेंड करता है हर मेटल टू मेटल पे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपके आसपास कोई भी अगर आपको बॉक्स, चेयर, टेबल कुछ भी दिख रहा हो आपके रूम में, मैं आपसे कहूं कि उसको ऐसे ना फिंगर मारो, हिल जाएगी वो चेयर? सर नहीं। सर कम से कम इतना धक्का मारना पड़ेगा कि चेयर हिल जाए। तो सर आपको हर, मेरे रूम में मान लो 5 चेयर है, एक वुड की है, एक प्लास्टिक की है, एक मेटल की है, एक भारी है, एक हल्की है, तो हर चेयर को हिलाने के लिए मुझे कम से कम उतनी एनर्जी चाहिए कि वो उतनी एनर्जी एक्सेप्ट करे और मोशन में आ जाए। इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या मेरी बात समझ रहे हो? थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब समझ रहे हो? यस सर। हाँ जी सर। यही मेटल के साथ भी है। तो मेटल की शीट पे इलेक्ट्रॉन है सर, मेटल की शीट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको कम से कम उतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। दैट इज कॉल्ड एमिशन एनर्जी। आपको बाहर निकालने की एनर्जी भी देनी पड़ती है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? किस फॉर्म में दे सकते हो आप एनर्जी?
heat, हीट, वेरी गुड, और इलेक्ट्रिसिटी वेरी गुड, और मैकेनिकल एनर्जी वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कैसे? सर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी कैथोड एनोड से कनेक्ट कर दो। हमें एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके शीट से, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। स्टूडेंट जो लिखना है जल्दी से बोर्ड से लिखो, फिर बात करते हैं कि कौन सी एनर्जीज होती हैं जिस एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। शीट से बाहर निकालना है अब हमने इलेक्ट्रॉन। सर लिख लिया। चलिए, नाउ स्टूडेंट्स लिखिए पहले एक वर्क फंक्शन का पहले एक मतलब लिखें। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन। इसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से भी जानते हो। राइट डाउन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum amount of energy required to eject an electron out of a metal surface is called work function, is called work function या threshold energy। ठीक है, ओके। नाउ मान लीजिए ये मेटल की शीट है, आपने इसको एनर्जी दी और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हम लोग अपनी स्टडीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं नंबर 1 थर्मल एनर्जी। बेटा नाम में ही आंसर है। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? थर्मल मतलब हीट। ये वेरी गुड। और मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी जिस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसे कहा जाता है थर्मोनिक एमिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालना जब आप उसको हीट एनर्जी देते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। दूसरा फील्ड एनर्जी। हम लोग जब फील्ड एनर्जी की बात करते हैं, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड की बात कर रहा हूं। आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करिए, कैथोड एनोड हाई पोटेंशियल दीजिए, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। क्या बात समझ आई? यस सर। यस सर। सर ये दोबारा समझा दो प्लीज। बेटा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दे सकते हो। कैसे? आप कैथोड एनोड को टच करवाओ, एक हाई स्पार्क प्रोड्यूस करवाओ, एक हाई स्पार्क जब आएगा तो उस हाई स्पार्क से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। सर सेल का केस मान सकते हैं यस इसमें?
हाँ, बेसिकली सेल आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का ही तो पार्ट है, वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी करवा देगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, फोटो एमिशन। फोटो मतलब Light. यस, मतलब यहाँ पे आप लाइट एनर्जी दीजिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स सुटेबल एनर्जी, ऐसा नहीं कितनी भी एनर्जी दे सकते हैं, एक सुटेबल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा ही आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फोटो एमिशन दीजिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सिलेबस में हमें अपनी स्टडीज को लाइट की रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्ट करना है, इसीलिए हम थर्ड वाला ही पढ़ेंगे, थर्मो फोटो एमिशन। इन दोनों की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा। एक फोर्थ भी टर्म होती है, उसकी डेफिनेशन भी शायद मैं अभी आपको नहीं लिखवाऊंगा बिकॉज वो सीबीएसई में नहीं है, बट हाँ कॉम्पिटिटिव लेवल पे कभी कभी पूछ लेते हैं। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ वो होता क्या है। सेकेंडरी एमिशन, ये क्या होता है सुनो। मेटल की सरफेस है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, न्यूमरस, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है सर, और बाहर से ना सर एक इलेक्ट्रॉन लेके आओ, बाहर से भी इलेक्ट्रॉन लेके आओ और जोर से मारो इसके ऊपर। स्टूडेंट एग्जाम्पल बताता हूं, कभी ऐसा हुआ है, अभी चलो ये कोरोना डेज को छोड़ दीजिए, वैसे नॉर्मल डेज में कभी मान लो आप बैडमिंटन खेल रहे हो और आपकी शटल कॉक किसी ट्री में जाके फंस गई, वहां पे उसके किसी लीव्स में जाके फंस गई। अब आप कह रहे हो यार कैसे उतारी जाए, आपने एक बड़ा सा स्टोन लिया और स्टोन को जोर से मारा। सर स्टोन के मारने के साथ ऐसा बहुत बार पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी लीव्स एक साथ नीचे गिरती हैं, है ना। Yes, sir. हाँ जी सर। क्योंकि सर हमारे स्टोन को हमने इतनी हाई एनर्जी सप्लाई की थी कि उस हाई एनर्जी से हाई मोमेंटम आया था, और उस हाई मोमेंटम की वजह से वो मोमेंटम जब ट्री की लीव्स को पास ऑन हुआ तो वो ट्री की लीव्स उस हाई मोमेंटम को होल्ड नहीं कर पाई और बहुत सारी ट्री लीव्स एक साथ नीचे गिर गई। ऐसा ही तो हुआ। यस सर। यहाँ पे भी Yes, वही sir. चीज है, इसमें इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है लेकिन उनको बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए। बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके आओ, उसको बहुत जोर से मारो, इतने हाई मोमेंटम के साथ मारो कि ये आपकी एनर्जीज को ट्रांसफर कर दे और ये एनर्जी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए। पॉसिबिलिटी है ना, इसे कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, यस हाँ सर। जी सर। चलिए नाउ एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। प्लेटिनियम हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, प्लेटिनियम हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन जिसकी वैल्यू होती है 5.65, 5.65 ईवी। ईवी मतलब ऐसे लिखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 ईवी में कितने ज्यूल्स होते हैं? स्टूडेंट ईवी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, पता है क्या? Yes, sir. हाँ जी यस सर। हाँ सर, कहाँ पढ़ा था? 10th में भी पढ़ा था, पोटेंशियल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। सर चार्ज को उधर फेंक दो, तो क्या सर वर्क का मतलब E इंटू वी हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल यही हो जाएगा, E इंटू वी इज अ यूनिट ऑफ वर्क डन या एनर्जी। क्या बात क्लियर है? सर। कितनी होती है? 1 EV इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 जूल्स। वो प्लेटिनम की। अच्छा, प्लेटिनियम की है 5.65 EV। ओके सर। नेक्स्ट ये याद सीजियम। रखना है सर। हाँ जी, ये आपके पूछ लेते हैं कि सर अब आपको हाईएस्ट किसकी है लोएस्ट किसकी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिख लो सीजियम, सीएस। Cesium has lowest work function.
cesium has lowest work function, which is 2.14 eV. 2.14 eV. ठीक है। नाउ स्टूडेंट, थर्मोनिक एमिशन के बारे में सिंगल लाइन लिख लो, क्योंकि ये हमें पढ़ना नहीं है, बट लिख लो सर थर्मोनिक cesium कितनी है? 2.14 eV. ओके सर. चलिए लिखें थर्मोनिक एमिशन. It is caused by supplying the minimum required energy by heating the metal surface to a suitable temperature. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट लिखो फील्ड एमिशन. नेक्स्ट लिखो बच्चों फील्ड एमिशन. It can be caused by applying electric field to the metal surface. इसका ऑर्डर भी लिख लो, बहुत ज्यादा होते हैं, ऑफ ऑर्डर 10⁸ वोल्ट पर मीटर. बेटा ये बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू नहीं है ये. 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इट्स अ ह्यूज वैल्यू. ठीक है. चलिए इन दोनों के बारे में तो एक एक लाइन हमने लिख ली. फोटो एमिशन इस पूरे चैप्टर में ही हमने पढ़ना है. फोटो एमिशन का मतलब लिख लो. It can be caused by applying. It can be सर एक caused. सेकेंड. यस सर. फोटो एमिशन में लिखें it can be caused by supplying the minimum required energy to metal surface of suitable frequency. ठीक है. चलिए अब क्या मैं पूरा बॉडी रेज कर दूं? यस सर. Yes, sir. ओके. नाउ स्टूडेंट, मैं कुछ नोट आप लोगों को लिखवा रहा हूं. एग्जैक्टली ये चीजें आपके एग्जाम में, थ्योरी में एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बट हाँ आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं आपको उसकी क्लैरिटी हो जाएगी कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं. तो इसलिए नोट्स लिख लो. photoelectric effect and Compton effect, COMPTON. Compton effect explains particle behavior नेक्स्ट लाइन में लिखना सब पॉइंट बना के. The phenomena such as interference, diffraction, polarization, in which
in which interaction of radiations take place, in which interaction of radiations take place is explained on the basis of electromagnetic nature of radiation. Electromagnetic radiation, nature of radiation. Next sub point लिखना, the phenomena like photoelectric effect, Compton effect, in which interaction of radiations take place, in which सर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद रिपीट करना. the phenomena such as photoelectric effect, Compton effect, in which interaction of radiation take place with matter on the basis of quantum nature of radiation, on the basis of quantum radiation, nature of radiation. Next सर लास्ट लाइन क्या बोली? quantum nature of radiation, बेटा पार्टिकल नेचर है बेसिकली. नेक्स्ट लिखो, द फिनोमिना सच. हाँ जी सर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन के बाद से रिपीट कर दो. interaction of radiation take place with matter such phenomena can be explained on the basis of quantum nature of radiation. Yes. Okay. Now, next, third point. सर सब पॉइंट और मेन पॉइंट. नहीं सब पॉइंट लिखेंगे. थर्ड, the phenomena such as rectilinear propagation, the phenomena such as rectilinear propagation, reflection, refraction, in which interaction of radiations take place, neither with themselves nor with matter, such phenomena can be explained. सर रिपीट कर दो एक बार. The phenomena such as rectilinear propagation, like reflection, refraction, in which the interaction of radiation take place
interaction of radiation take place neither with themselves nor with matter such phenomena can be explained on the basis of either of the two natures of radiation, either of the two nature of radiation. स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप लोगों को ये वो तीनों पॉइंट्स अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी आप लोगों ने इन टेक्निकल टर्म्स पे बात नहीं की। हाँ, जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे प्रोग्रेस करेंगे आपको ये तीनों पॉइंट बहुत इजी लगेंगे। तो पहले पॉइंट पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात करते हैं। स्टूडेंट, आप लोग मुझे बताओ क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? HV rays. एच न्यू कहना चाहते हो आप? हाँ जी सर। Okay, h nu is a energy that is Planck constant into frequency. Very good. Photoelectric effect होता क्या है बच्चे? बस इतनी सर सी बात। सर मतलब जैसे कोई शीट है उस पे सनलाइट स्ट्राइक करती है तो फिर तो एनर्जी पैकेट्स के स्ट्राइक करने पे अगर एनर्जी उस पर्टिकुलर शीट के एटम के थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी तो फिर एटम डिस्प्लेस हो जाएगा। एटम नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर इलेक्ट्रॉन। आएगा। हाँ, अगर ओके किसी सर। मेटल की सरफेस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल एनर्जी लगाई जाए लाइट की फॉर्म में और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हाँ सर, तो कुछ कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पहले से पढ़ के आए हैं। आज मैं कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें बात नहीं करूंगा आप लोगों से। राइट डाउन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरीज में जिन जिन रिसर्चर्स का नाम है, क्या आपको उन रिसर्चर्स के नेम्स पता है जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम किया था? नो सर। ओके, आइंस्टाइन तो था शायद। यस, आइंस्टाइन और जे थॉमसन। यस सर। और प्लैंक का नाम कैसे भूल सकते हो? उनके नाम पे तो कांस्टेंट हमने बनाया है ना? हाँ जी सर। यस सर। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आप धीरे धीरे पढ़ोगे, जिनका एक नाम है लिनार्ड। नाम सुना है कभी लिनार्ड? नो सर। ओके, हॉलवाच नाम नो सुना है? नो सर। सर। नो ओके, सर। हर्ट्ज। यस सर। यस हाँ सर। ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हॉलवाच स्पेलिंग लिख लो, HALLWACH, हॉलवाच। Hallwach discovered that an insulated zinc plate connected to gold leaf electroscope and charged negatively lost its charge when a beam of ultraviolet light
ultraviolet light falls on it. बेटा उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट क्यों यूज की होगी? Sufficient होएगी. Because it has a lot of energy. करेक्ट, इसके पास बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है, लिख लो ब्रैकेट में, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हैव हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी। ठीक है, तो हॉलवाच ने ये क्या डिस्कवर किया था? ये जो हम बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम करते हैं ना, इनमें से ये तो अर्ली साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले शुरू किया था फोटो इलेक्ट्रिक। उनमें से एक नाम था हॉलवाच। उन्होंने क्या देखा कि जब जिंक प्लेट को उन्होंने यूवी रेज, उस पर यूवी रेज डाली तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे, मतलब वो अपना चार्ज लिबरेट करने लगे। ये सबसे पहले हॉलवाच ने देखा था। नाउ लिखें, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from a metal surface, from a metal surface when light of sufficient high frequency, when light So please of repeat. the phenomena of ejection of electrons, the phenomena of ejection of electrons from a metal surface, from a metal surface when light of sufficiently high frequency falls on it. Sufficiently high frequency falls on it. The electrons ejected are called photoelectrons. Sir, electrons ejected are called? Photoelectrons. ठीक है, चलिए